हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो आज हम लोग सीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा और इस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको भी टाइम दिया जाएगा। हम हर क्वेश्चन को बताएंगे, उसका आंसर क्लियर करेंगे, प्लस क्वेश्चंस की जो भी डिस्क्रिप्शंस होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। जितनी से ज़्यादा एनालिसिस हम कर पाएंगे वो सब आपको हम बताएंगे। तो आप लोग स्टार्ट करिए क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। बोला है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो अगर हम इसकी बात करें कि सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो देखिए बच्चे का अगर विकास करना है तो बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक अगर हम विधि की बात करें तो हमारी विकास विधि होनी चाहिए। विकास विधि डेवलपमेंट मेथड का मतलब ये हो जाता है कि यदि किसी बच्चे का विकास और वृद्धि करनी है, हमको उसके अध्ययन करना है उसके बारे में, तो सबसे उचित विधि इसी को बताया गया है। यहाँ तक कि आपने शब्द एक नाम सुना होगा, हरलाक महोदय। ठीक है, हरलाक महोदय को आपने नाम सुना होगा। इन्होंने एक कोटेशन दी हुई है कि विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और जो विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। तो जो हरलाक का ये कोटेशन हमारी रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। उसी के अनुसार हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, विकासीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो कह रहा है समाजीकरण। सबसे पहले देखिए बात समाजीकरण की कही है उसने। तो समाजीकरण की अगर बात उसने कही है तो कह रहा है कि जिसे बच्चे या वयस्क सीखते हैं, तो क्या परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से। तो अगर हम बात करें कि समाजीकरण है तो बच्चा कहाँ से सीख सकता है, तो बच्चा परिवार से सीख सकता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय से भी सीख सकता है, श्रेष्ठ जनों से भी सीख सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब बात समझिए समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या होता है, कह रहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है, बात समझिएगा, समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे या वयस्क अपने संपूर्ण विकास में जीवन काल में सीखने के लिए परिवार, विद्यालय या अपने श्रेष्ठ जनों का सहायता लेते हैं और इसके भावी जीवन को संतुलित कर समायोजित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन को संतुलित व समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन क्या है। तो पहले तो समझ लीजिए कि ये सिरस्थ सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए सिरस्थ सिद्धांत ये होता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बात समझ में आ गई। सिरस्थ सिद्धांत जो बोला गया कि सिरस्थ सिद्धांत क्या है, तो हमने कहा कि जो सिरस्थ सिद्धांत है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, अगर ये सिर से पैर की ओर होता है तो कोई ऑप्शन है ऐसा, कह रहा विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखो पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया, पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो पहले बात समझते हैं PSRN होता क्या है। तो देखिए PSRN जो है, PSRN की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं हम लोग, पहले फुल फॉर्म देखते हैं PSRN की फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं PSRN। देखिए PSRN, पहले इसकी बात करते हैं। तो PSRN का मतलब हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड नंबर्स। ठीक है, न्यूमरेसी नंबर्स होते हैं, न्यूमरेसी का मतलब न्यूमेरिकल। तो PSNR
का जो आपको फुल फॉर्म समझ में आया, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरस। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है कि पीएसएनआर जो कि जैव विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ये पीएसआरएन का फुल फॉर्म होता है और यही पूछा गया था, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, अब देखिए वाइगोत्स्की ने एक बात कही थी, उनकी कोटेशन थी कि बालक का विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ये वाइगोत्स्की की जो कोटेशन थी, सामाजिक अंतरक्रियाओं का क्या होता है, परिणाम होता है। तो अगर सामाजिक अंतरक्रियाओं का परिणाम होता है तो इसमें क्या क्या बोला गया है, कह रहा यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण है। तो उन्होंने संस्कारों की बात ही नहीं की, उन्होंने कहा कि औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है। कोई जरूरी नहीं कि औपचारिक हो, ठीक है, अनौपचारिक भी हो सकता है, निरौपचारिक भी हो सकता है। कह रहा है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। बिल्कुल गलत बात है, कोई भी समावेशन समायोजन से ही नहीं होता। इन्होंने जो बात कही थी वो थी सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, मतलब हमने कहा परिणाम होता है, आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो गार्डनर थे, ठीक है, गार्डनर 7 सिद्धांत दिए थे, निर्धारित किए थे, 7 पॉइंट क्लियर किए थे। तो देखिए पॉइंट उनके कौन कौन से थे, एक बार पॉइंट सुन लीजिए आप लोग, पॉइंट सुन लीजिए। हम देखिए लिखे देते हैं, पॉइंट ही पूरे क्लियर कर देते हैं, आपके लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट ही लिखे देते हैं, देखते जाइए। तो गार्डनर ने 7 जो सिद्धांत दिए थे वो ये थे, पहला तो था दृश्य या स्थानिक अभियोग्यता। क्या था, दृश्य या स्थानिक अभियोग्यता। दूसरा उन्होंने दिया था भाषात्मक अभियोग्यता। कौन सा दिया था, भाषात्मक दिया था। ठीक है, तीसरा उन्होंने दिया था अंतर्वैयक्तिक दिया था। ठीक है, अंतःवैयक्तिक दिया था। चौथा उन्होंने दिया था शारीरिक अभियोग्यता। ठीक है, क्या दिया था, शारीरिक अभियोग्यता। फिर उन्होंने दिया था समायोजन दिया था। ठीक है, समायोजन दिया था। उसके बाद उन्होंने एक दिया अगला तार्किक। ठीक है, तार्किक दिया था। और लास्ट में उन्होंने जो 7वां सिद्धांत दिया था या 7वां पॉइंट निर्धारित किया था वो कौन सा था, खेल अभियोग्यता थी। ठीक है, इतने थे। तो अब आप समझिए जरा कि इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो देखिए बात अगर हम करें तो उन्होंने भाषात्मक दिया था। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता भी दी थी और उन्होंने भावनात्मक दिया था। ठीक है, भावनात्मक दिया था कि स्थान संबंधी अभियोग्यता दिया था। तो स्थान संबंधी अभियोग्यता उन्होंने दिया था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने समायोजन की अभियोग्यता कहा था। तो क्या नहीं था उसमें, बी नंबर, भावनात्मक अभियोग्यता का उन्होंने 7 पॉइंट में कहीं भी जिक्र नहीं किया था। ठीक है, चलिए तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्या है अगला, देखिए कह रहा है अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। अभियोग्यता की बात कही है, सही कथन कहा है। तो देखिए अभियोग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। अभियोग्यता पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो कह रहा है समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता। बिल्कुल सही बात कही है कि समायोजन करना सीखना चाहिए, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तो आप उसके योग्य कैसे होंगे। संक्षिप्त तार्किकता, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम भी अभियोग्यता। सही बात है, जब तक आप रीजनेबल कोई भी चीज़ सोच नहीं सकते तो आप फिर उस चीज़ के योग्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डी ऑप्शन सही है, उपरयुक्त तो सभी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच रहा है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है। बात कर रहा है पियाजे की। तो पियाजे के बारे में आपको पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, आपको पता होगा। ठीक है, पहला कौन सा था आपका, सेंसरी मोटर स्टेज।
फिर अगला प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन। यही आपके 4 लगातार पॉइंट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब कह रहा है घटना और वस्तुओं के बारे में पूछा तार्किक रूप से। देखिए जब भी बात तार्किक की आती है तो तार्किक रूप से वो कंक्रीट ऑपरेशनल में सोचना स्टार्ट करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सहयोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं। अब बात सहयोग की कही और रणनीति है, उसमें से महिलाएं क्या होना चाहिए, संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो देखिए एक बात समझिए कि जब भी सहयोग की बात करेंगे तो स्वीकार्यता, हर चीज महिलाएं बहुत आसानी से स्वीकार कर लेती है और जितनी आसानी से स्वीकार करती हैं उतनी ही तीव्रता के साथ वे उसका प्रतिरोध भी करती हैं और महिलाएं हर चीज़ के प्रति अनुकूलन होती हैं। ये बात आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है कि महिलाएं क्या होती हैं, अनुकूलन बहुत जल्दी कर लेती हैं। ठीक है, अनुकूलन बहुत जल्दी महिलाएं कर लेती हैं। ठीक है, तो अभी बात हम ये कर रहे हैं कि संबंधित नहीं है, तो वो क्रांति से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, क्रांति से। क्योंकि क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं ये क्रांतियां बहुत कम करती हैं। क्या करती हैं, क्रांतियां बहुत कम करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता के मिलाने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अध्यापक की भूमिका की बात कही उसने। ठीक है, अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो देखिए चर्चा करते हैं। तो अगर हम वैयक्तिक भिन्नता की बात करें तो मिलने के संबंध में क्या होना चाहिए, अध्यापक को व्यक्ति का दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण है वो उसको ध्यान में रखना चाहिए, अभिरुचि ध्यान में रखनी चाहिए, योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद कह रहा है कि व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों की उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उसको उसके पाठ्यक्रम के हिसाब से ही बिल्कुल जानना चाहिए। हम ये कह सकते हैं उपरोक्त दोनों, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। यही एक बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू क्या है। अब देखिए आईक्यू का एक फार्मूला पढ़ाया जाता है। ठीक है, आईक्यू का एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब उसने कहा ही मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु उसकी 4 वर्ष है, तो आईक्यू पूछा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हो जाएगा 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, तो उसकी आईक्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा सही। ठीक है, 5/4 की बात कर रहा था, आप डायरेक्ट समझिए 5/4 की बात कर रहा है। 4 का मतलब होता है 25% और 25% का मतलब हो गया 25 पंचे 125। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो अब बात समझिए, विद्यालयी क्षेत्रों की बात कह रहा है कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए देखिए विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने की बात कर रहा है। तो अगर विद्यालय से आप जुड़े हैं तो आपको वार्तालाप कौशल की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वार्तालाप आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको योजनाएं भी बनानी पड़ेंगी। बातें करनी है तो मौखिक प्रश्न भी करने होंगे, लेकिन आप उससे बहुविकल्पीय प्रश्न करके उसका उपागम नहीं हो सकता है, आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, बहुत ज्यादा मेधावी मतलब होशियार हैं। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे, जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे। तो एक बात समझिए, अगर बच्चा होशियार है, ठीक है, अगर बच्चा होशियार है तो आपको बच्चे को क्या करना चाहिए
कक्षा के साथ में कम ध्यान देना चाहिए। मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बच्चा मेधावी है, आप उसको कक्षा के साथ बिठाएंगे तो उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल पाएगा। उच्च कक्षा के साथ अगर आप बिठा देंगे उसको, तो वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्लुएंसी में नहीं होगा। तो उसको उसी लेवल का भी पढ़ाना होता है, ठीक है। जब वे चाहें, ये भी बिल्कुल गलत है। उनके चाहने के हिसाब से आप उनको नहीं पढ़ाएंगे, उसको आपको समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से बच्चे को पढ़ाना होगा, जिससे क्या होनी चाहिए, उसकी सारी की सारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो सक्रिय रहनी चाहिए, ठीक है। सारी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने के लिए आपको सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के अधिगम के समक्ष उत्पन्न होने वाले शैक्षिक समस्याओं के कारणों का पता लगाना। क्या होता है कि जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं उसके कारणों का पता लगाया जाए। तो अगर शैक्षिक समस्याओं के कारणों का पता लगाएंगे तो उसके लिए हमारे लिए अकादमिक, ये देखिए जो अकादमिक शब्द लिखा है, अकादमिक का मतलब क्या हो जाता है, एजुकेशनल, मतलब कि शैक्षिक जो भी गतिविधियां होती हैं, उसकी परेशानियां होती हैं, उनकी कठिनाइयों के कारणों का पता लगा करके बताइए, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है विशेष शिक्षा संबंधी है। विशेष शिक्षा संबंधी का मतलब क्या हो गया भाई, शिक्षा का विशेष रूप से किससे संबंध होता है। तो अगर हम बात करें तो क्या मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से संबंध होता है, कम योग्य छात्रों के लिए होता है, शिक्षकों के लिए होता है, या फिर पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो अगर हम बात करें कि विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा दी जाती है जो कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। भाई अगर बच्चा सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो विशेष शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा कम योग्य है तो आप उसको शिक्षा विशेष देंगे, ये आपका दायित्व बनता है एक शिक्षक के तौर पर। आगे लिखा हुआ है CCE, ठीक है। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य क्या होता है। तो पहली बात हम कर लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE, व्हाट इज CCE। तो CCE की बात करें तो यह आपका कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया सतत, और कम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और एक बात समझ लीजिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो योगात्मक और औपचारिक चीज़ों का निर्धारण किया जाता है वो 40 से 60% में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। तो फ्रोबेल के मुख्य योगदान की अगर हम बात करें तो क्या वाणिज्यिक शिक्षालय थे, या बालवाड़ी थी, पब्लिक स्कूल थे, या लैटिन स्कूल थे। तो अगर हम वहीं फ्रोबेल की बात करें तो फ्रोबेल ने, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या दिया था, बालवाड़ी सिस्टम दिया हुआ था, ठीक है। तो शिक्षा का अगर फ्रोबेल का हम इम्पोर्टेंस समझें एजुकेशन के प्रति, तो उन्होंने बालवाड़ी दिया था। तो आप बालवाड़ी का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब आपको एक नाम याद करिए, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, देखिए किंडरगार्टन क्या दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। और किंडरगार्टन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केजी। ये जो केजी दिया था वो किन्होंने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। बालवाड़ी जिसको बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापित कर चला सकते हैं। तो एक बात समझिए, जैसा चाहे वैसे चला। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 30 का फर्स्ट जो था संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इसको लिखा गया था। तो इसमें बताया गया था, इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था कि धर्म एवं भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 30 का फर्स्ट था, ठीक है। अगला देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़िए। आगे कह रहा है देखिए कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिख लेता है, तो देखो बात लिखने की आ गई तो कहीं ना कहीं इसका लेखन विकार होगा, तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं समझ पाता है। तो इसमें से
नहीं कर पाता है तो ये क्या है? तो देखिए दृष्टि दोष तो हो ही नहीं सकता भाई, देख रहा है कोई दिक्कत नहीं, सीखने में अक्षम, ठीक है, सीखने में अक्षम है, ये बात सही है कहीं ना कहीं कि उसको सीखने में वो अक्षम है। आगे देखिए, आगे मानसिक दोष, अगर मेंटली वो अगर मेंटली डिस्टर्ब होता, अगर मानसिक दोष होता तो ये 16 और 61 और 66 ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बेकार होते, ठीक है। दृष्टि दोष भी नहीं है, मानसिक क्षय भी नहीं हो रहा है। एक बात समझिए, मानसिक क्षय भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जो आपका सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, कह रहा है सीखने में अक्षम है। तो सीखने में अक्षम का मतलब डिसलेक्सिया, आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सीखने में अक्षम है। और जब भी सीखने की बात करते हैं, डिसलेक्सिया होती है, लेखन के विकार की बात होती है, डिस्ग्राफिया होती है, गणित संबंधी विकार होता है तो वो डिस्कैलकुलिया होता है, ठीक है। तो ये एक बात समझ लीजिए, जो भी डिसलेक्सिया होता है ये पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है या फिर विकार समझ लीजिए, जिसका असर पढ़ने, भाषा को समझने पर पड़ता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित जो भी बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो पढ़ने लिखने में क्या होते हैं, स्पेलिंग या फिर जो भी होता है उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। का लिखा हुआ है तो का को का नहीं पढ़ते हैं, और कुछ पढ़ते हैं, जैसे गा लिखा है तो गा को गा नहीं पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने में विकार होता है, लिखने में विकार होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला लिखा है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आप एक शिक्षक हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या, अब इसका मतलब समझिए, प्रेरित कर रहे हैं आप, तो कह रहा है निर्देश निर्धारित कर, श्याम पट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा और छात्रों के सक्रिय भागी द्वारा। तो देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक बात तो समझ लीजिए कि छात्रों की सक्रिय जो सहभागिता होती है वो होना कंपलसरी है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये तो होना ही होना है। अगर आप निर्देश को निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर आप बच्चों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। अगर आप श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे अपनी तरफ। बच्चों का अगर आपको अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना है, अट्रैक्शन लाना है, तो बच्चे के लिए श्यामपट्ट का उपयोग करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दृष्टांत उदाहरण, देखिए उदाहरण अगर आप नहीं देंगे, ठीक है, तो आप बच्चे का ध्यान बिल्कुल भी प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो आपका चौथा ऑप्शन है, ये सभी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। तो अगला कह रहा है सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो सीखने के लिए कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि शिक्षार्थी होते हैं वह शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, अगर प्रेरणा नहीं होगी, उपलब्धि नहीं होगी तो फिर उसके लिए प्रभाव कैसे हो सकता है, कारक कैसे हो सकता है। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, जब तक किसी काम को करने के लिए उत्सुकता नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप काम को करेंगे ही नहीं। इसके लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सीखने में अगर कारक की बात करें तो ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है तो अब योग्यता का विकास करना, बच्चे का विकास करना, शारीरिक कौशल का विकास करना या व्यक्तिगत विकास करना। तो अगर संज्ञानात्मक की बात करें तो जो संज्ञान, मतलब संज्ञान कहाँ से होता है, आपकी योग्यता से होता है। मतलब ये हो गया कि आपकी अब योग्यता का विकास अगर होगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला ये कह रहा है कि रचनात्मक लेख का नियोजन, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो रचनात्मक लेख का अगर नियोजन करना है तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज कह रहा है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि आप कक्षा स्तर के बाहर की बात नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। तो एक बात समझिए, रचनात्मक लेख है मतलब अट्रैक्टिव कहीं ना कहीं आपकी रिटन है, तो लंबे वाक्य लिखने में बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। अब ये नहीं कि बोल दिया गया कि राम बाजार जाता है वहाँ से सामान क्रय करके लाता है, अब बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो फिर उसके लिए रचनात्मक लेख नहीं लिखवा सकते हैं हम अट्रैक्शन लाने के लिए। सी नंबर बोला गया कि केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं।
तो रचनात्मक है, टाइटल देना है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो ये क्या ऐसा हो सकता है भाई? रचनात्मक लेख है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? सभी छात्रों के लिए रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल स्तर पर सब अपने अपने लिए सही है। इंडिविजुअल अगर देखें, इंडिविजुअल लेवल सबका अलग अलग चेक करें तो उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर बात करें केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य लिख सकते हैं, वो भी अपने लिए सिर्फ इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम ओवरऑल एज अ शिक्षक देखेंगे तो वो हमें सभी बच्चों के लिए देखना होगा, ना कि किसी एक। देखो, स्पेसिफाइड आप नहीं कर सकते हैं, आपके शिक्षक हैं तो शिक्षक के नज़रिए से आपको हर एक बच्चे को देखना है, हर एक बच्चे को सजग बनाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो अगर उपलब्धि नहीं कर पा रहा है तो पहले तो उसकी पता ही लगाना होगा। ठीक है, पता ही लगाना होगा हमें। तो कह रहा है उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा। देखिए, प्रतिज्ञा की बात बिल्कुल गलत है, इसकी बात बिल्कुल गलत है। उसको उसकी कम उपलब्धि के कारण का, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि भाई कारण कुछ भी हो, सबसे पहले काम होता है शिक्षक का पता लगाना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि शब्द आइडेंटियल एलिमेंट्स समांतर तो निम्न से गहन संबंध रखता है। किस चीज़ से गहन संबंध? तो देखिए, जो आइडेंटियल एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखते हैं। किस चीज़ से संबंध रखते हैं? अधिगम स्थानांतरण से। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हम बात करें तो जो आइडेंटियल एलिमेंट्स होते हैं ये आपकी लर्निंग ट्रांसफ़र से जो प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे थार्डाइक महोदय ने किया था। ठीक है, उनका साथ दिया था वुडवर्थ ने। तो हम ये कह सकते हैं कि थार्डाइक और वुडवर्थ दोनों लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं, उसको आप साइंस से रिलेट करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि जो मैथ्स है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से कोरिलेट करती है, क्योंकि मैथ्स की जो प्रोसेस होते हैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। इस वजह से हम दोनों को कोरिलेट करवा देते हैं। कोरिलेशन जो होता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक। देखिए, क्लासिकल सिद्धांत का पूछा गया है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव महोदय ने दिया था। तो पावलोव महोदय, और इसको एक नाम से और जानते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत इसको नाम से जानते हैं। पावलोव ने किस पे किया था? तो कुत्ता पर किया था, कुत्ता पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, अब देखिए संसाधन संपन्न का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि पैसे रुपए वाला होना चाहिए, गाड़ी वाला होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें ये चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आप इस चीज़ को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं किस चीज़ को ला सकते हैं हम लोग। अब यही चीज़ हम लोगों को समझनी है कि हम लोग लाएंगे क्या। देखिए, तो साधन संपन्न होने का मतलब क्या है, पहले तो हमने आपको बिल्कुल कंफर्म ही बता दिया। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो साधन संपन्न का मतलब क्या होना चाहिए कि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए सबसे साधन संपन्न होना चाहिए कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो अगर ज्ञान होना चाहिए तो कह रहा है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा। बिल्कुल गलत बात, शिक्षक के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसकी छात्रों के बीच अच्छी बैठ होनी चाहिए ताकि कोई मतलब नहीं भाई, शिक्षक हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए, छात्रों की समस्याओं को निराकरण की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो शिक्षक किस बात के। तो इसके लिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले प्राथमिक प्रयोजन की। तो अगर प्राथमिक प्रयोजन की हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है
मानसिक प्रयोजन होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए या फिर शैक्षणिक होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक की बात कही है तो सबसे पहले आपका काम होता है बच्चे के शरीर को ध्यान देना। अगर आप शरीर बच्चे का मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर किस बात का प्रयोजन, मानसिक मेंटल, अगर मेंटली स्ट्रांग है और उसका फिजिकल कमजोर है तो क्या फायदा। सामाजिक पहले भैया उसका शरीर ध्यान देना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। देखिए इस सीरीज में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस स्टडी कर लिए। तो अब बात को समझिए भाई, हर एक हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं अच्छे से ताकि हम कुछ कर सकें। बेहतर करने के लिए बेहतर तरीके से पढ़ना भी होगा। देखिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो, देखिए सीडी की अभी हमने प्रैक्टिस सेट करवाई है, पहला लेक्चर है सीडी का। हम बहुत जल्द सीडी के लिए ऑनबोर्डिंग क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी हमने पावलोव शब्द का यूज किया क्लासिकल थ्योरी का, तो अभी क्लासिकल थ्योरी क्या होती है ये हम आपको बोर्डिंग में पूरा एक थ्योरी के तहत पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे क्योंकि ये भी पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में हम लोग।